चलें जी, कल जो लास्ट टाइम हमने जहाँ तक कंप्लीट किया था वो हर्ट को, वो एफ़ तक किया था। एफ़ के बाद जी एच से पढ़ना शुरू किया तो आप लोगों को जमाइयाँ आने स्टार्ट हो गई, कोई लेक्चर लेंथी हो गया। हाँ, एच कब कहाँ तक हो गया? आई तक। चलो, जी क्या था, इसके साथ मैंने क्या पढ़ाया था कि पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की 320, इसके साथ 320 की बात हुई थी। और इस तरह जो आपका 337 एच है, पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, हाँ जी, इसके साथ 319। और इसी तरह पनिशमेंट फॉर कॉजिंग हर्ट बाय मिस्टेक, ये वो 319 के अंदर जो उसकी सज़ा है, जो सिंपल ख़ता कत्ल ख़ता की सज़ा है, तो ये उसके साथ हमने देखा था। अच्छा, आगे हमारा जो इस वक्त है जी, देखिएगा, इनको जी सेटल कीजिएगा, देख लें, इधर इधर आ जाए। अच्छा, तो अब नेक्स्ट आपका कॉजिंग हर्ट बाय मींस ऑफ पॉइजन। अब ये पॉइजन को अगर आप देखिए तो हमने एक सेक्शन यहाँ पे पढ़ा था, कौन सा वाला? 336B, 336B और 336A में इसकी सज़ा, इसकी जो है डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? कोरोसिव सब्सटेंस, कोरोसिव सब्सटेंस। अब ये हर्ट बाय कोरोसिव सब्सटेंस था, तो कोरोसिव के अंदर उसने डेफिनेशन में बताते हुए बहुत सारा कुछ आपको बताया था। क्या? पॉइजन भी बताया था, पॉइजन भी बताया था, लेकिन पॉइजन के साथ उसने बहुत सारा कुछ, एसिड, आर्सेनिक, ठीक है, बहुत सारी और चीज़ें बताई थी। जैसे कि उसने कहा था एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, ये चीज़ें भी यूज़ की थी उसने, कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको इनहेल स्वेलो किया जाए, जो डिलीटेरियस टू द ह्यूमन बॉडी हो, वो क्या होगा? आपका कोरोसिव सब्सटेंस में आएगा। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं 337J, देखिएगा 337J, अब ये भी हर्ट बाय क्या है? पॉइजन है। अब ये पॉइजन, इसमें और उसमें फ़र्क कल भी हमने इसको गो थ्रू तो किया था। फ़र्क इसमें, जब वो पॉइजन के साथ आपको कोरोसिव सब्सटेंस में ले जाए तो देन पॉइजन का एसिड, आर्सेनिक और डिलीटेरियस टू द ह्यूमन बॉडी, अल्फाज पे गौर करना है, ठीक है। देन आप 336B में जाएंगे और 336B में, और 336B मैंने क्या बताया था आप लोगों को? ये कौन सा ऑफेंस है? शेड्यूल ऑफेंस है। शेड्यूल ऑफेंस से मुराद क्या होता है? जो ट्राइबल बाय ATC होता है, एंटी टेररिस्ट कोड होता है, तो वो एंटी टेररिज्म कोड, तो ये उसमें चला जाता है। अदरवाइज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। क्या कहता है? हुएवर एडमिनिस्टर टू आर causes to be taken by any person, any poison or any stupefying, intoxicating or unwholesome drug or such other thing that with intent to cause hurt to such person or with intent to commit or to facilitate the commission of an offense or knowing it to be likely that he will thereby cause hurt may इन एडिशन टू पनिशमेंट, उसने कहा कि ऐसा कुछ करे, फैसिलिटेट करे या उसको दे जानते बूझते हुए कि उससे क्या हो जाएगा, बाद में मैं इसको हर्ट पहुंचाऊंगा। अगर ये इंटॉक्सिकेंट हो गया तो ऐसी नशे की सूरत में मैं किसी का अगर एडमिनिस्टर इसलिए की गई है या फैसिलिटेट इसीलिए किया गया है, तो देन क्या होगा? इन एडिशन टू पनिशमेंट ऑफ अरशरदमान के साथ प्रोवाइडेड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट कॉज्ड बाय हर्ट को तो आपने देख लिया था ना, मतलब आपने पीछे भी देखा कि हर्ट तो ये जो साहब बनाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, वही इन्हीं के हर्ट, इन्हीं के हद तक होता है ना हर्ट, ठीक है। मतलब उसने यहाँ पे कहा तो हर्ट है तो वो सिर्फ इसकी हद तक ही होता है, और वो हमने एफ तक कवर कर लिया। वो सजा और जुर्म के अंदर सारी की सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। वो कहता है अगर तो पॉइजन के ज़रिए उसको पॉइजन दी गई या इंटॉक्सिकेंट किया गया और उसके बाद उसको नुकसान पहुंचाया गया, तो ऐसी सूरत हाल में एक तो अर्श और दमान उसका होगा, उसके साथ एडिशन क्या है? कहता है हैविंग रिगार्ड टू नेचर ऑफ द हर्ट कॉज
विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ देयर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, तो फिर 10 साल तक की सज़ा, ठीक है। आप उसके साथ एडिशन क्या हो जाएगा, अप टू 10 ईयर्स, तो वो उसके अंदर जे के अंदर ला रहा है। तो सर ये जे में लाने के लिए इसको मेडिकल रिपोर्ट पे ये रिलाई कर रही होगी है? हर चीज़ आप जब भी देखते हैं ना, जब भी कोई इंटॉक्सिकेशन है, कुछ भी है, तो आप उस वक्त तक इसको डिटरमिन कर ही नहीं सकते जब तक मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट नहीं आएगी। तो ये सब कुछ मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट के बाद ही, लेकिन पहले टेंटेटिव एक असेसमेंट करके कि जनाब उसको जहर पिलाया गया है, तो वो उसके बुनियाद पे कुछ ऑफेंस लगा देते हैं। बट जो मेन बाज में ये लफ्ज़ एक सुना होगा, ऑफेंस क्या हो गया है, ऑफेंस जो ऐड करते हैं उसको क्या कहते हैं, आज़ाद। अब आज़ाद तो ऐसे पढ़ता है, लेकिन ये आज़ाद नहीं है, वो है एजाद। वर्ड क्या है, एजाद, ऐड, इन एडिशन हो गया है, वो ये है। ये तो है कि छोड़ दिया आज़ाद, उसको आज़ाद कर दिया, ये लफ्ज़ आज़ाद ही सुनते हो सुसी, बट वो एजाद होता है, ठीक है। उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है फंस जो बनता है ओरिजिनली। पहले आपने कुछ और लगाया, वो नहीं बना, उसने कहा ना ना सर इसके साथ ये भी ऐड करें, तो जब एडिशन होता है तो उसको कहते हैं एजाद कर दिया गया, वो ऑफेंस क्या हुआ है, एजाद हो जाता है, बाद ही करते हैं, ठीक है। बेटा ये देखा जाता है, जिस अब ये मैजिस्ट्रेट ही करवाता है, और जिस वक्त आ जाती है रिपोर्ट तो आप कहते हैं जनाब ये फैंस ही गलत लगे हैं, ये तो एफआईआर जो उसने की है, या तो आप नई एफआईआर के लिए दरख्वास्त दे देते हैं। बाज़ इसका तरीक़ाकार होता है कि आप बाज़ होता है थाने के पास जाते हैं, ऑफिसर इंचार्ज के पास आप जाते हैं, उसको क्या कहते हैं कि जनाब ये हमारे घर में वक़ुआ हुआ है, मेरे साथ ये वक़ुआ हो गया है, तो मुझे क्या करो, एफआईआर दर्ज करो। अब एफआईआर की काइंड्स देखिए, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एफआईआर, नंबर 1 कॉग्निजेबल एंड नंबर 2 नॉन कॉग्निजेबल, में दोनों में एफआईआर्स होती हैं। कॉग्निजेबल में आपने देखा हुआ है 154 में होती है एफआईआर, ठीक है ना। पहले तो ऑफेंस होगा डेफिनेटली, अगर ऑफेंस होगा तो देन ऑफेंस की आपने काइंड देखनी है, या तो कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा। अब नॉन कॉग्निजेबल होगा तो आपने, या कॉग्निजेबल होगा, एफआईआर तो दोनों में होगी। एफआईआर का तो मतलब है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वट एवर दैट इज नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल, कोई भी हो। एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके अंदर कोई इसकी जो वो ज़रूरत नहीं है कि वो क्या है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, ये उन्होंने डिटरमिन करना है। हर पुलिस स्टेशन में 25 रजिस्टर होते हैं, हर थाने के अंदर कितने रजिस्टर्स होते हैं, 25 रजिस्टर्स होते हैं। कहाँ लिखा हुआ है आपका 22 रूल 45 पुलिस रूल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। पुलिस रूल 1934 आपका 25 रजिस्टर्स वहाँ लिखे हुए हैं। जो रजिस्टर नंबर 1 होता है वो कॉग्निजेबल वाला रजिस्टर एफआईआर्स का होता है, ठीक है। और जो रजिस्टर नंबर 2 होता है वो होता है जो रिपोर्ट्स, डेली रिपोर्ट्स आती हैं उनके पास, जिसे कहते हैं रोज़नामचा, ठीक है। अब जो आपकी दरख्वास्त जाती है वो जाते ही रोज़नामचे में एंटर करते हैं, जिसको आप कहते हैं मैंने रपट दर्ज करा दी जनाब। एक लफ्ज़ गलतुल-आम में या सही हमने सुना हुआ है कि मैंने जनाब रपट दर्ज करवाया हूँ, मेरा शनाख्ती कार्ड गुम गया, मैं रपट दर्ज करवाया हूँ। अब शनाख्ती कार्ड गुमा है, कभी आपने एफआईआर देखी कि एफआईआर होगी 154 के तहत पर्चा हो गया हो, नहीं, वो होता ज़रूर है, बट वो दैट इज़ इन अंडर सेक्शन 1551 और ये होता है अंडर सेक्शन 154, ठीक है। अब आप जाते हैं, सपोज 154 कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा था, भाई चोरी है, दैट इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसने, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो 378 में देखा, फिर मैंने वो जो पीछे 8 कॉलम्स थे, 8 कॉलम्स ऑफ सेकंड शेड्यूल, वो मैंने देखे, तो वहाँ मुझे पता चला, मैंने कॉग्निजेबल की डेफिनेशन देखी तो 41F में लिखा हुआ था कि आप शेड्यूल देखें। मैंने नॉन कॉग्निजेबल 41N में जाके इसकी डेफिनेशन देख ली, ऑफेंस में 41O में चला गया, तो इसकी मैं डेफिनेशन देखने के लिए वहाँ गया। जिस वक्त यहाँ गया तो मुझे जाके पता ये चला कि जनाब मुझे सेकंड शेड्यूल देखना है। सेकंड शेड्यूल देखा तो पता चला जनाब ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, तो डेफिनेशन उसकी ये थी। तो फिर आप 154 में जब आपने एफआईआर लॉन्च करवा दी,
FIR लॉन्च हो गई, लेकिन जो आपके घर वकूआ हुआ था वो लिखा ही नहीं। आप कहते हैं जी चोरी हुई है, ठीक है, वो डाल देते हैं नहीं जनाब ऐਵੇਂ ही कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था। अब आप गए हो किसी MNA MPA के खिलाफ, भाई वो आपकी बात तो सुनवाई होगी, सपोज बात सुनी जाती है, लेकिन ऑफेंस कोई और लगा देते हैं। वो 379 की जगह या आपका 376 की जगह, मतलब वो कहता है जी रेप हुआ है, वो कहते हैं नहीं जनाब चोरी हुई है, वो चोरी का पर्चा दे देते हैं। फिर आप क्या करते हैं? भाई ऑफेंस तो मेरे वाला लगा ही नहीं, फिर आपके पास रेमेडी क्या है? क्या रेमेडी होगी? वैसे माशाल्लाह सारे CRPC तो पढ़ बैठे हैं, तो मैंने तो आज वैसे ही वो एडिशन के तौर पे चलो मैंने कहा इन चीज़ों की तरफ चलते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट सिर्फ कंप्लेंट भी तो की जा सकती है। अच्छा, मैं अब देखें ना कि आप कंप्लेंट तो करने जा रहे थे कि भाई 154 में मेरा केस रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, ठीक है, केस तो रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है, अब क्या करना है मैंने? अब कंप्लेंट है, ठीक है। अब देखिए लफ्ज़ प्राइवेट मैडम बोल रही हैं, वो गलत आम में हमने इसको सुना हुआ है, ठीक है। उर्दू में कभी निजी इस्तगासा सुना हो? क्या सुनते हैं? इस्तगासा। तो फिर अंग्रेजी में प्राइवेट कंप्लेंट क्यों है? मुझे तो आज तक इस बात की समझ नहीं आई। मतलब उर्दू में इस्तगासा है, ठीक है, क्या है? इस्तगासा, यही है ना जी। लेकिन जैसे अंग्रेजी जाती तो प्राइवेट कंप्लेंट आ जाती है। नहीं, रीज़न तो मैंने भी पता है, लेकिन प्राइवेट क्यों आ गई? इसके साथ रीज़न नहीं है भाई, इसके चलो इस रीज़न को बयान करो, इसके साथ भी बयान करो कि इसके साथ क्यों नहीं आया, इसके साथ क्यों आया। अगर तो इसके साथ आ गया मैं मान लेता हूँ, ठीक है आ गया, आना चाहिए, लेकिन इसके साथ फिर निजी क्यों नहीं लगाया? भाई बात तो ये है ना कि आप समझाने की तरफ जा रहे हैं ना, कि भाई मुझे समझ आ जाए कि भाई ये इस्तगासा है या प्राइवेट कंप्लेंट है। फिर प्राइवेट क्यों है? अगर प्राइवेट है तो फिर निजी इस्तगासा भी हो, वहाँ इस्तगासा है और यहाँ प्राइवेट कंप्लेंट है, तो फिर क्यों, फिर क्या वजह है? तो वो गलतुल आम में बातें हैं। अच्छा, फिर हम जाते हैं उसी तरफ ही वापस आते हैं कि अगर ऑफेंस मेरा लगना 336 बी चाहिए, लग 337 जे गया, या जे लगना चाहिए था वो लग गया, या 379 की जगह 76 लग गया, मैंने क्या करना? ठीक है, अब मेरे पास वही रेमेडी है, मैं जाके कहता हूँ जनाब मैजिस्ट्रेट के पास इस्तगासा कर दिया, ठीक है, इस्तगासा कर दिया कंप्लेंट की, जनाब मेरा वर्शन तो रिकॉर्ड हुआ है बट राइटली नहीं हुआ, ठीक है। अब दोनों तरह से आपके केसेस चलते हैं। वहाँ पे वो कहता है नहीं जनाब होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब तो आपने कंप्लेंट कर दी, तो आप तो FIR की तो बात ही ख़त्म होगी भाई, FIR की तो बात ही ख़त्म होगी। एजाद तो ऑफेंस हुआ ही ना। ऑफेंस तो एजाद तब होता कब? जब पुलिस वाला एजाद करता, ऐसा ही था ना। लेकिन कंप्लेंट की तो वो तो एक अलग से मेरे पास रेमेडी है, मैंने वो वेल कर ली। आपका ट्रायल कंप्लेंट पे भी स्टार्ट हो जाता है और आपका चालान पे भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, दोनों तरह पे आपका ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। तो फिर वहाँ की तो रेमेडी ना मौजूद हुई आपके पास। क्या कहता है फिर वो? इसी तरह अब इनके हर जगह पे अगर आप देखते हैं किस चीज़ को, एक थाना है तो थाना एक सर्कल है, ठीक है। व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ पुलिस स्टेशन? कोई बंदा दसे, सारे पुलिस स्टेशन जानते हो, पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन क्या है? कोई एक शख्स, माशाल्लाह सारे ही मेरे से सीनियर्स हैं यहाँ पे, सारे ही अच्छे बंदे हैं, पढ़े लिखे फ्यूचर जजेस हैं। पुलिस स्टेशन किसे कहते हैं? क्यों सरकार वेख्या है? थाना वेख्या है कदे? किनू कहते हैं कि डेफिनेशन क्या है? मेरा बेटा मैंने वो नहीं पूछा, मैंने तो पूछा क्या कि व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है। लिखी कहाँ हुई है? पुलिस रूल्स में ही होगी, तो आपके CRPC में नहीं है, ठीक है। कहीं कभी पढ़ी हो? पढ़ी है तो क्या है? अब देखें डेफिनेशन एक तरीक़ेकार, मैं इसीलिए माजरत बाकी टिपिकल तरीक़ों का से अलग रहता हूँ, मेरी कोशिश होती है अलग रहूँ, कि जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है उस वक्त मुझे वो याद होनी चाहिए। जिस वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे याद होनी चाहिए।
मतलब हर बंदे का अपना स्टाइल है पढ़ाने का। एक लफ्ज़ से एंड तक पढ़ा दिया, मैं भी पढ़ा सकता था ना एक सेक्शन से आखिरी तक, लेकिन मेरा वो स्टाइल नहीं है, क्योंकि वहाँ से यहाँ आने तक का फ़ायदा कोई नहीं है। मुझे जहाँ लफ्ज़ जो आया मुझे उस वक्त मतलब पता होना चाहिए, तो फिर फ़ायदा होगा। वो कह रहा है हर वो जगह पुलिस स्टेशन है जिसको गवर्नमेंट कह देगी ये पुलिस स्टेशन है, गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि ये आज कल आप यहाँ आओ तो बाहर लिखा हो थाना मजंग, तो अंदर वड़न ही ना देना, कहना जी थाना बन गया जनाब। आप कहें क्यों बन गया, बट उनकी मर्जी गवर्नमेंट की। जिस प्लेस को गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिस एरिए में है, मतलब जिस भी सूबे में है, वो डिक्लेयर कर दे, नोटिफाई कर दे, दैट इज़ पुलिस स्टेशन। सिंपल सी बात। तो ये कोई लेंथी या बहुत ही कोई वो कहते हैं याद करने वाली चीज़ तो नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। लेकिन रेफरेंस आपको पता ही होने चाहिए, फिर आपको याद भी हो जाती हैं चीज़ें। बार बार चीज़ों को जब रिपीट किया जाता है तो इंशाल्लाह अगर कोशिश होगी कि हम CRPC को भी हम इसी तरीक़ेकार से पढ़ेंगे अगर वक़्त कभी मिला तो। खैर वापस उसी पे आते हैं। अब हमारे यहाँ एक सर्कल, मैं पुलिस स्टेशन की बात क्यों की, अब लाहौर 41S, लाहौर के अंदर 41S CRPC, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप देखिएगा क्या कि जिस वक्त थाने हैं ना, अब थाने, हर थाने की एक हदूद होती है। मतलब लाहौर के अंदर कितने हैं थाने, 192 हैं थाने, ठीक है, अगर लाहौर के अंदर देखें, और बाकी चौकियाँ हैं वो मिला के गालबन 206 बनते हैं, ठीक है, चौकियों को मिलाकर। और वो चौकी थाना नहीं होता, जैसे ये हमारे पीछे रिवाज गार्डन चौकी है, थाना नहीं है, थाना सांदा ही है, पीछे है, ठीक है। इसी तरह अब हर थाने के अब सर्कल्स बनाए जाते हैं, हर थाने के क्या बनते हैं, सर्कल। तो एक सर्कल SP के मतहत होता है, ठीक है, और उसके नीचे कुछ 4-5 से क्या दे देते हैं थाने। तो इनका अफसर SP बैठता है इस सर्कल में। आप कहते हैं जनाब ये सही नहीं, FIR हुई, आप कहाँ चले जाते हो, SP सर्कल के पास, वो इंक्वायरी करवाता है, इन्वेस्टिगेशन करवाता है, वाकई जनाब ये नहीं बनता था, ये बनता है, तो उसकी रिपोर्ट पे ये फैसले आज़ाद हो जाते हैं, ठीक है, ठीक हो जाता है। अगर तो कंप्लेंट कर ली तो देन तो मैं डेफिनेटली मेरा ग्रीवियंस तो दूर हो गया, तो फिर तो कोर्ट उसने सुन लिया और उसके तहत हम आगे चले गए, ठीक है, उसी को वो प्रोसीड कर लेगा और प्रोसीड करते उसी से फिर चार्ज फ्रेम हो जाएगा। अब एक और बात, जब ट्रायल और चलान इकट्ठे हों, इस्तगासा भी हो और चलान भी हो, दोनों, इधर से चलान भी आ गया और इधर से इस्तगासा भी आ गया, तो इस्तगासा कौन सा प्रिवेल करेगा जी, इस्तगासा। चलान केस ख़त्म रुक जाएगा और इस्तगासा केस चलता है, ठीक है, वो समझ लो कि वो मर्ज हो जाते हैं चीज़ें, ठीक है। अगर तो उसके अंदर कुछ सच्चाई है चलान के अंदर, तो वो चीज़ें, वो गवाहान भी ले लिए जाएंगे और इधर से भी ले लिए जाएंगे, ताकि अब चलेगा क्या, कंप्लेंट केस चलेगा, इस आपका चलान केस नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो इस तरह ये एजाद वाली बात हम कर रहे थे, ठीक है। हाँ, वो ऑर्डर कर सकता है, वो इंक्वायरी करवाएगा। तो बेटा प्रोसिक्यूशन का मतलब थाना पुलिस है ना, प्रोसिक्यूशन अब डिपार्टमेंट बन गया, ठीक है। इवन दो कि आप SP भी जाएंगे तो SP भी वहाँ पे वो पुलिस ही है। इवन दो आपका चलान जाता है, आप कहते हैं मैजिस्ट्रेट के पास, पर मैजिस्ट्रेट के पास कैसे जाता है, थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। काम अब वहाँ पे जब चार्ज भी फ्रेम होता है ना, तो वो प्रोसिक्यूटर बना के देता है, लेकिन अनाउंस जज ने करना होता है। वो आपकी बात ठीक है कि प्रोसिक्यूशन का ही काम है, लेकिन क्योंकि उससे रिपोर्ट मांगी जाती है, लेकिन बज़ाहिर ऑर्डर मेरा ही होगा, मैं ही बैठा हूँ ना, मैजिस्ट्रेट साहब दस, हाँ जी ये कर दो जनाब, तो मैजिस्ट्रेट ने कर देना। अगर आप चार्जिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट पढ़ेंगे, किसका, आपके ये प्रोसिक्यूटर्स का, तो आपको सारी चीज़ें बज़ाहिर आप पढ़ लेंगे, ठीक है, तो सारी आपके सामने आ जाएंगे। 376 चार्जिंग स्टैंडर्ड्स के बिना समझ ही नहीं आता, ठीक है, ATA चार्जिंग स्टैंडर्ड्स के बिना समझ ही नहीं आता। आप लोगों ने तो पढ़ लिया है मेरा ख्याल, ATA चार्जिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े साथ में,
हाँ मतलब यहाँ पे एंटी टेररिस्ट एक्ट पढ़ा जा चुका है, मैंने पढ़ लिया ना आप लोगों ने, सर हम लास्ट लेक्चर में ऐसे मैडम पढ़ लिया आप लोगों ने? हाँ आपने पढ़ा है उसके साथ चार्जिंग स्टैंडर्ड्स? नहीं, चले कोई नहीं, वो चार्जिंग, चार्ज से ना, CHARGING, चार्जिंग, ठीक है। अच्छा खैर वापस आते हैं, ये के भी हमने कल पढ़ा था, कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन आर टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इस चक्कर में उसको हर्ट पहुंचाना कि भाई उससे क्या कोई प्रॉपर्टी हथिया ली जाए या उसको कंपेल किया जाए कि तुम कन्फेशन कराओ, तो फिर उसके साथ बाकी हर्ट की तो सज़ा होगी ही होगी, साथ में 10 साल तक सज़ा ताज़ीर में होगी एडिशन में, ठीक है। फिर 337L, अब ये भी हमेशा हमने देखा होगा L2 में भी चीज़ें लगी होती हैं, L1 में भी, ये अदर हर्ट हैं, वो हमने काइंड नहीं पढ़ी थी, एक 5वीं काइंड हर्ट, पहले हमने इतलाफ़ उज़्व पढ़ी, फिर सलाहियत उज़्व पढ़ी, फिर हमने सजा, फिर जुर्म और एनी अदर, ऑल अदर काइंड्स ऑफ हर्ट, तो ये वो ऑल अदर काइंड ऑफ हर्ट है, ठीक है। वो 337L है, whoever causes hurt not mentioned herein before, जो हम पीछे पढ़ बैठे हैं उसमें जो मेंशन नहीं किए गए, which endangers life or which causes the sufferer to remain in severe bodily pain for 20 days or more, or renders him unable to follow his ordinary pursuits for 20 days or more। कहता है 20 दिन या उससे ज़्यादा वो काम ना कर सके, 20 दिन या उससे ज़्यादा की कदगन लगाई है, तो फिर shall be liable to daman and also punished with imprisonment for other description for term which may extend to 7 years। अगर उससे ज़्यादा whoever causes hurt not covered by subsection 1 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with daman or with both। वो पीछे endanger life वाली बात थी, ठीक है, लेकिन वो किसी और हर्ट में वो कवर ही नहीं होता, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, वो कहता है फिर आपको अगर उसमें कुछ कवर नहीं हो रहा तो फिर 1 में कवर हो जाएगा, लेकिन जो 1 में कवर नहीं होता वो 2 में कवर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह M है हर्ट नॉट लायबल टू किसास, ये हमने उसमें भी कत्ल में भी नहीं पढ़ा, ये हम एंड पे पढ़ेंगे कि कहाँ कत्ल के साथ, कत्ल लायबल टू किसास है, कहाँ एनफोर्समेंट है, वो हमने 305 के बाद वली है, 6, 7, 8 हमने नहीं पढ़े, ठीक है। तो वो जिस वक्त हम उसको पढ़ेंगे तो साथ इनको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका, और ये जो मैंने तब इतलाफ़ उज़्व पढ़ाया था, तो ये हमने यहाँ से QRSTU ये VW तक हमने पढ़ लिया था, और जब अर्श और दमान पढ़ा था तो XYZ भी पढ़ लिया था, ठीक है। अब एक टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, और वो इससे अगला हर्ट है, ठीक है।